गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी क्लास जो कि मुद्रास्फीति के बारे में चल रही थी, मनी इन्फ्लेशन के बारे में चल रही थी, उसमें हमने मनी इन्फ्लेशन के प्रकार, उनके बहुत से प्रभाव, इसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है, वो क्या कारण है जिसके कारण एक अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ हमने 7 कारण लिखे हुए हैं, जो कि मुद्रास्फीति का कारण स्वयं मुद्रा है, गतिहीन उत्पादन है, औद्योगिक वस्तुओं की ऊंची लागतें हैं, आयातों के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, प्रशासित कीमतों के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी बाजार की प्रत्याशाएं इस प्रकार की हो जाती हैं कि जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, और कई बार परोक्ष करों में वृद्धि के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती है। सबसे पहला कारण है, मुद्रास्फीति का कारण स्वयं मुद्रा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में यह पाया जाता है कि जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है उससे नगद मजदूरी बढ़ती है, जिससे कीमत स्तर में आनुपातिक वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब है? चाहे अर्थव्यवस्था विकसित हो चाहे विकासशील हो, दोनों ही प्रकार की इकोनॉमी में पाया यह जाता है कि किन्हीं कारणों से अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब ये है कि उस अर्थव्यवस्था में किन्हीं कारणों से मुद्रा की जो मात्रा है, लोगों के पास जो पैसा है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा होने से ये जो पैसा है वो कहाँ जाता है? किसी भी रूप में वो पैसा जाएगा आम लोगों के हाथों में। मुद्रा की पूर्ति, मान लीजिए सरकार ने नई मुद्रा छापती है, तो नई मुद्रा छाप के सरकार उसको अपने पास तो नहीं रख लेगी। नई मुद्रा छापी ही इसलिए जाती है, वो विविध कारणों से छापी जाती है। तो जिस कारणों से छापी जाती है, अल्टीमेटली वो मुद्रा आम लोगों के हाथों में जाती है। क्लियर? आम लोगों के हाथों में जाने का परिणाम क्या होता है कि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोग क्या करते हैं? मांग करते हैं। मांग करने का मतलब ये है कि लोग मुद्रा को खर्च करते हैं। खर्च करने का मतलब ये हुआ कि वो मार्केट जाते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, उनके डिमांड करते हैं, और जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उससे क्या बढ़ती है? कीमत स्तर बढ़ता है। यानी कि कीमत स्तर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो मुद्रास्फीति का कारण स्वयं मुद्रा है। अगर विकसित देश है या विकासशील देश है, उसमें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो आम लोगों के हाथों में ये मुद्रा जाएगी, लोग डिमांड करेंगे तो मनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहला कारण हमें क्लियर हो गया है कि मुद्रास्फीति का खुद का कारण क्या है? मुद्रा है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। जो दूसरा कारण ये है कि उत्पादन की गतिहीनता या धीमी गति से उत्पादन के कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। कोई भी कंट्री हो, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील देश हो, किन्हीं कारणों से उस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की दर है वो धीमी हो गई है। अब उत्पादन किसी का भी हो सकता है, साबुन का हो सकता है, रेडीमेड कपड़े का हो सकता है, ठीक है, वाहनों का उत्पादन हो सकता है। किसी भी प्रकार के उत्पादन की हम बात करें, अगर उत्पादन की जो दर है, जो गति है, वो धीमी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि मार्केट में उस वस्तु की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मान लीजिए जो साबुन बनाने वाली कंपनी है, उनमें साबुन किन्हीं कारणों से बहुत धीमी गति से उत्पादित हो रहा है। मान लीजिए वो कारण ये है कि वहां पर कच्चा माल नहीं मिल रहा है। साबुन को बनाने का कारण ये है कि कच्चा माल नहीं मिल रहा है, तो साबुन की जो उत्पादन की दर है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि मार्केट में जो साबुन है उसकी पूर्ति क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। और ये आप जानते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल रूल कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि उत्पादन की दर अगर धीमी होगी तो भी कीमतें बढ़ जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए रेडीमेड कपड़े, या हम लेते हैं सूती कपड़ा। अगर मान लीजिए कृषिगत उत्पादन में कमी हो गई, कृषिगत उत्पादन किसका है, मान लीजिए कपास का है, उसके उत्पादन की जो दर है वो धीमी हो गई, तो सूती कपड़ा भी बहुत धीमी गति से उत्पादित होगा, जिसका परिणाम क्या होगा कि सूती कपड़े की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो क्या समझ में आया कि अगर मुद्रा की मात्रा एक अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो लोगों के पास वो मुद्रा पहुंचने के कारण वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, जबकि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम रह जाएगी और आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है, किन्हीं वजहों से उत्पादन गतिहीन हो जाता है या धीमा हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि मार्केट में पूर्ति कम हो जाएगी उन वस्तुओं की जिनका उत्पादन धीमा हो रहा है। पूर्ति कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली, तो प्राइसेस राइज होने लगेंगे, और प्राइसेस बढ़ने का मतलब है कि उस इकोनॉमी में क्या हो गई, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज औद्योगिक वस्तुओं की ऊंची लागत। कई बार क्या होता है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से जो औद्योगिक वस्तु है उनकी लागतें ही ऊंची हो जाएं। लागत का मतलब ये है कि उत्पादन के जो खर्चे हैं वे बढ़ जाएं। उत्पादन के खर्चे बढ़ जाएं तो उससे क्या होगा, उत्पादक उत्पादन के बढ़े हुए खर्चे खुद तो वहन नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उन खर्चों को उपभोक्ताओं पर डालने की कोशिश करेगा। ये होता ही है, उपभोक्ता पर बोझ पड़ेगा उसका। उत्पादन के खर्चे बढ़ जाने पर उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर उत्पादन के खर्चों के रूप में मान लीजिए श्रम की लागतें ज़्यादा हो गई है, उत्पादन में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ रही है, या उत्पादन में जो कच्चा माल आ रहा है वो बहुत महंगा हो गया है, या किसी कारणों से परिवहन यानी कि फैक्ट्री से बाजार तक माल को लाने में खर्चा बढ़ गया है, माल ढुलाई का खर्चा बढ़ गया है, तो उत्पादन के खर्चे बढ़ जाएंगे। उत्पादन के खर्चे बढ़ जाने पर उत्पादक स्वयं उनको वहन नहीं करता है, बल्कि वो उपभोक्ताओं पर डालता है। किस प्रकार? उन खर्चों को वो कीमतों में क्या कर देता है, ऐड कर देता है। कीमतों में ऐड करने के कारण जो प्राइसेस होते हैं वो राइज हो जाते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और प्राइसेस राइज होने का मतलब ही क्या है, मनी इन्फ्लेशन है। तो क्या समझ में आया कि औद्योगिक वस्तुओं की ऊंची लागतें होने के कारण भी उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है, प्राइसेस अप होने लगते हैं और मनी इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नाउ द फोर्थ वन इज आयातों के कारण मुद्रास्फीति। अब ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपने सुना है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दामों में कमी हो गई, तो ये भी एक्चुअली हमें यहाँ पर आयातों के कारण मुद्रास्फीति नहीं लिखना चाहिए, हमें यहाँ ये लिखना चाहिए आयातित मुद्रास्फीति। अब आप कहेंगे मुद्रास्फीति को भी कोई आयात किया जाता है? बिल्कुल, कई बार मुद्रास्फीति हमारे यहाँ आयात भी हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है तेल प्लस पेट्रोल के दामों में वृद्धि। अगर आपने न्यूज़ में सुना हो या अखबारों में पढ़ा हो कि क्रूड तेल के जो क्रूड तेल का दाम है वो फला रुपए से बढ़ गया है या फला रुपए से कम हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम अप हो गए हैं या राइज हो गए हैं या डाउन आ गए हैं, तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल और पेट्रोल के दामों में परिवर्तन होता है तो उस देश में भी पेट्रोल और तेल के दामों में परिवर्तन होगा जो देश आयात कर रहा है
पेट्रोल और किसका, तेल का, क्रूड तेल का। ठीक है, तो होगा क्या कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड तेल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होती है तो आयात करने वाले देश में भी पेट्रोल और क्रूड तेल के दामों में वृद्धि हो जाती है। अब आप कहेंगे कि इससे मनी इन्फ्लेशन कैसे हुआ? सीधी सी बात है, जब पेट्रोल और क्रूड तेल के दामों में वृद्धि होती है तो सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ता है? माल ढुलाई पर, परिवहन पर। ठीक है, नागरिक परिवहन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या हुआ, माल को इधर उधर ले जाना क्या हो गया? महंगा हो गया। लोगों पर भी परिवहन के जो बस का टिकट है, जो ट्रेन का टिकट है, वो महंगा हो जाएगा। ट्रेन का तो नहीं होगा, ट्रेन तो आजकल बिजली से चलती हैं। तो क्या होगा, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और इस महंगी माल ढुलाई को वसूल किया जाएगा कीमतों के रूप में। किससे? उपभोक्ताओं से। तो यहाँ पर हमारे देश में ना प्रोडक्शन में कोई चेंज हुआ है, न डिमांड में कोई चेंज हुआ है, न सप्लाई में चेंज हुआ है, फिर भी मुद्रास्फीति हमारे यहाँ उत्पन्न हो गई क्योंकि हमने उसको आयात किया है। कैसे आयात किया है? जब पेट्रोल और तेल के दामों में वृद्धि हुई तो हमारे यहाँ भी पेट्रोल और तेल के दामों में वृद्धि हो गई, जिसके कारण हमारे यहाँ पर मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। और अर्थशास्त्री तो यह तक मानते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति का एक कारण क्या है? समय समय पर हम जो इंपोर्ट करते हैं उनके भावों में भी वृद्धि होना है। द सेकंड वन इज पेट्रोल और तेल के दामों के साथ साथ हम जिन वस्तुओं का आयात करते हैं उनके दामों में भी वृद्धि हो जाती है, तो हमारे यहाँ पर कीमतें भी बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर हम अमेरिका से कंप्यूटर आयात करते हैं और कंप्यूटर के दामों में टाइम टू टाइम वृद्धि हो रही है, तो हमारे यहाँ पर भी क्या होगा, कंप्यूटर की कीमतों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और ये एक प्रकार से मुद्रास्फीति ही है। नाउ द फिफ्थ वन इज प्रशासित कीमतें। ये क्या होता है प्रशासित कीमतें? अगर आपने कभी सुना हो कि सरकार भी निर्गमित मूल्य तय करती है, निर्गमित मूल्य तय करती है, इसका क्या मतलब है? कभी कभी या हमेशा ही हम कहें कि किसान जो पैदावार तैयार करता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, चीनी का भी, गेहूं का, बाजरे का, चावल का, जूट का, बहुत सी कृषिगत पैदावार है जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है इन्हें ही हम प्रशासित कीमतें कहते हैं। अब इन न्यूनतम समर्थन मूल्यों से मुद्रास्फीति किस प्रकार प्रभावित होती है? सरकार नहीं चाहती है कि किसानों ने जो पैदावार तैयार की है उसकी कीमत उसे कम मिले जो उसने लागत उठाई है पैदावार को तैयार करने में। तो सरकार एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है जिस पर वो पैदावार बेची जाएगी। इस न्यूनतम प्राइस से अगर मार्केट में कृषि की पैदावार मिल रही है तो सरकार उसको खरीद लेती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए सरकार ने तय किया 2000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य, ये सरकार ने तय किया। तो ये क्या है? ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसका मतलब ये है कि जिस किसान ने गेहूं उत्पादित किया है उसे गेहूं का मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो मार्केट में, ओपन मार्केट में, जहां सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, ओपन मार्केट में इस गेहूं को बेचने जाता है और उसे 1900 रुपए देना तय करता है व्यापारी, तो यहाँ पर कृषक अपना गेहूं नहीं बेचेगा, वो सरकार को बेच देगा।
तो यहाँ पर सरकार किसानों के हितों की रक्षा करती है। अब प्रशासित कीमतें किस प्रकार मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है कि अगर मान लीजिए सरकार ने प्रशासित कीमतें बहुत ज़्यादा हाई रख दी है तो गेहूं किसी भी तरीके से इस प्राइस से नीचे नहीं बिकेगा। नहीं बिकने का मतलब है कि उपभोक्ताओं को, अगर व्यापारियों ने कृषकों से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा है व्यापारियों ने, तो ये हो सकता है आम जनता को 5,000 रुपये प्रति क्विंटल मिले, क्योंकि व्यापारी भी तो अपना लाभ कमाएगा। तो अगर सरकार जितनी ज़्यादा प्रशासित कीमतें ऊंची रखती है उस वस्तु की कीमत बढ़ने का चांस उतना ही ज़्यादा रहता है, जिसकी अंतोतगत्वा परिणति मुद्रास्फीति के रूप में सामने आती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन, दैट इज बाजार की प्रत्याशाएं। ये क्या होता है? कई बार सिचुएशंस या आर्थिक स्थितियां अपरिवर्तित होती हैं, सब कुछ अर्थव्यवस्था में नॉर्मली चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव प्रत्याशाओं के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि कई बार जनता या व्यापारी ये सोच लेते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, तो कीमतें बढ़ेंगी तो वो कीमतें फिर बढ़ती ही जाती हैं। ऐसी प्रत्याशाओं के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है और कई बार परोक्ष करों में वृद्धि से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। जैसे भारत में पहले उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क, बिक्री कर आदि भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में अपना एक भूमिका निभाते थे। तो क्या समझ में आया कि मुद्रास्फीति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो खुद मुद्रास्फीति है। कई बार जो प्रोडक्शन होता है उसकी गति बहुत धीमी रहती है, इसके कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। कई बार औद्योगिक वस्तुओं की जो उत्पादन की लागतें हैं वो बहुत ऊंची हो जाती है, तो भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। कई बार क्या होता है, जो मुद्रास्फीति होती है वो आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण भी हो जाती है। कई बार न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा बहुत ऊंचे रखे जाते हैं, जिसका परिणाम वहन करना पड़ता है जनता को। इसी तरीके से बाजार की प्रत्याशाएं और परोक्ष करों में वृद्धि भी मुद्रास्फीति को जन्म देती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में पढ़ लिया। अब इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्फीतिकारी अंतराल, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे फिलिप्स वक्र की। तो इस प्रकार बाकी के 3 टॉपिक के साथ हमारा मुद्रास्फीति खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे मुद्रा अवस्फीति की, जो कि एक उल्टी स्थिति है मुद्रास्फीति की, और एट लास्ट हम बात करेंगे निस्पंदनकारी स्फीति या स्टैगफ्लेशन की। तो हमारा जो 5th जो भाग है मुद्रास्फीति का, उसमें हम मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय पढ़ सकते हैं, या फिर हम बात कर लेंगे स्फीतिकारी अंतराल की। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।